नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महेश बर्णवाल में विश्व का इतिहास, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 52 को, जो कि है आपका पूंजीवादी और औद्योगिक क्रांति के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। और आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे पूंजीवाद का उदय। पूंजीवाद क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, और आगे भी बहुत से टॉपिक हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए, 15वीं शताब्दी से यूरोप में जो नई व्यवस्था उभर रही थी उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। और पूंजीवाद के अंतर्गत जिन औजारों और साधनों से वस्तुओं का उत्पादन होता है उन पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, और उत्पादन मुनाफा कमाने के लिए होता है। आगे देखिए, इस व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों के पास कुछ भी नहीं होता, वे इस मजदूरी के लिए काम करते हैं। पूंजीवाद के अंतर्गत संपदा के स्वामियों को पूंजीपति कहते हैं। वे अपनी संपदा को केवल जमा नहीं रखते या केवल उपभोग में नहीं लाते या दिखावे के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मुनाफा कमाने के लिए उनका निवेश करते हैं। तो प्रॉफिट कमाने के लिए वो बार बार इन्वेस्ट करते हैं। आगे देखिए, वस्तुओं का उत्पादन बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने के लिए होता है। तो ये देखिए, ये पूंजीवाद का जो सिस्टम है ये ऐसे ही डेवलप होता है। आगे देखिए, अब हम देखेंगे कि इससे जो बाज़ार उभरा था वो था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो उस समय इंग्लैंड में शुरू हुआ था और बंगाल के खर्चों पर जो बना था उसको हम पढ़ेंगे। अधिक मुनाफा कमाने के लिए कम लागत पर अधिक माल तैयार करने की आकांक्षा के कारण औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और पूंजीवाद का और अधिक विकास हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत लगभग सन 1750 में हो चुकी थी, और इसके बाद ही माल और सामान के उत्पादन में मनुष्यों और जानवरों द्वारा किए जाने वाले काम का कुछ भाग मशीनें करने लगी थीं। इसलिए अक्सर हम यह कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो है मशीन युग की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इंसानों के साथ साथ मशीनों का भी प्रयोग जो है शुरू हो चुका था। आगे देखिए, सन 1750 के बाद बहुत तेज़ी से नए नए आविष्कार किए गए, और इनका स्वरूप ऐसा था कि इनके कारण लोगों की ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से बदलाव आ गया। औद्योगिक क्रांति ने दुनिया भर में जीवन पद्धति और विचार पद्धति में परिवर्तन कर दिया था। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में घरेलू पद्धति पुरानी पड़ गई थी। इसकी जगह एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आई, जिसको हम लोग कारखाना पद्धति कहते हैं। बड़े बड़े कारखाना स्थापित होने लगे और उन्हीं कारखानों के अंदर नए नए वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। आगे देखिए, साधारण औजारों, पशुओं और हाथ की जगह क्रमशः नई मशीनों और भाप की शक्ति का इस्तेमाल होने लगा था। कई नए नगरों का आविर्भाव हुआ। कारीगर और बेदखल किसान काम के लिए नगरों में पहुंचने लगे, और इससे क्या हुआ कि नगरों की जो जनसंख्या थी उस पर बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगी, क्योंकि गांव के लोग काम की तलाश में शहरों में आने लगे थे। आगे देखिए कि अब उत्पादन कारखानों में होने लगा, और पहले यह घर पे होता था जिसे हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं, लेकिन अब ये कारखानों में होने लगा, और यह उत्पादन मशीनों से हो रहा था, जबकि इसके पहले मशीनों की जगह साधारण औजार काम में लिए जाते थे। आगे देखिए कि उत्पादन के साधनों के मालिक और प्रबंधक पूंजीपति लोग थे, और ऐसे लोग जिनके पास अधिक उत्पादन में लगाने के लिए पैसा था। जिनके पास ज़्यादा पैसा था वही औद्योगिक क्षेत्र बनाते थे, और वही कारखानों में सबसे ज़्यादा पैसा लगाते थे। अब देखिए दोस्तों, इंग्लैंड में क्रांति का प्रारंभ कैसे होता है। कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति की बात कर रहा है। तो देखिए, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल थीं। समुद्र पार करके व्यापार के जरिए, जिसमें दासों का व्यापार भी शामिल है, इंग्लैंड ने भरपूर मुनाफा कमाया, और इस मुनाफे में उसको आवश्यक पूंजी उपलब्ध हुई। यूरोपीय देशों के व्यापार की होड़ में इंग्लैंड ऐसी शक्ति के रूप में उभरा जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। 18वीं शताब्दी में बाड़ा आंदोलन प्रारंभ हो गया, और बड़े जमींदार ने गांव में अलग अलग फैली हुई अपनी सारी भूमि की पट्टियों की चकबंदी इस प्रकार की कि उनकी सारी भूमि एक साथ इकट्ठी हो जाए। देखिए दोस्तों, इस प्रक्रिया में उन्होंने छोटे किसानों की भूमि की टुकड़ियां भी अपनी भूमि में मिला ली और छोटे किसानों को भूमिहीन कर दिया था, और इस प्रकार भूमिहीन बेरोजगारों की लंबी चौड़ी फौज खड़ी हो गई। इस कारण कारखानों में काम करने के लिए मजदूरों की कमी नहीं रही, और 17वीं शताब्दी की क्रांति के फलस्वरूप एक स्थायी सरकार की स्थापना हो चुकी थी।
इंग्लैंड के पास लोहा और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधन भी काफ़ी मात्रा में विद्यमान थे, जो उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक थे। तो इस प्रकार से जो दासों का व्यापार होता था और पूर्वी देशों के साथ जो वहाँ पे उपनिवेश बसाए गए थे, इन सभी कारणों से मतलब जो इंग्लैंड को पैसा मुनाफा हुआ, उससे उन्होंने क्या कहते हैं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की थी। दोस्तों आगे देखिए, भरपूर लोहा और कोयला के अलावा इनके पास और भी बहुत चीज़ें थी जिसने इन परिस्थितियों को अनुकूल किया। तो लोहा और कोयला दोनों आसपास प्राप्त थे और इससे इंग्लैंड बहुत सी कठिनाइयों से बच गया जिनका सामना अन्य देशों को करना पड़ा। इंग्लैंड के जहाज़ उद्योग का भी बहुत विकास हो चुका था, इसलिए उसे वस्तुओं के लाने ले जाने में भी कोई कठिनाई नहीं हुई। अब देखिए दोस्तों, कपड़ा उद्योग में किस प्रकार की क्रांति आई इंग्लैंड में, उसको भी पढ़ते हैं। आइए कपड़ा उद्योग के बारे में देखते हैं। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूती कपड़ा भारत से इंग्लैंड भेजती थी और शीघ्र ही इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में कालीकट के केलिका कपड़े, ढाका की मलमल और कश्मीर के शालों की मांग बहुत बढ़ गई। हरग्रीव्स ने एक मशीन का आविष्कार किया। हरग्रीव्स एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो हरग्रीव्स ने एक मशीन का आविष्कार किया जिसने तेज़ी से सूत काटना संभव कर दिया था। अब देखिए दोस्तों, ये आपको याद रखने पड़ेंगे जितने भी ये क्या कहते हैं खोज करता है उनका नाम आपको। जैसे आर्कराइट ने इस मशीन में कुछ ऐसे परिवर्तन किए जिससे इसे पानी की शक्ति से चलाना संभव हो गया। कौन सी मशीन? जो क्या कहते हैं हरग्रीव्स ने सूत काटना के लिए बनाई थी। अब उसी में कुछ ऐसे परिवर्तन कर दिए जिससे कि ये पानी से चलना शुरू हो गया था। कुछ समय बाद क्रॉम्पटन ने भी ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसमें हरग्रीव्स और आर्कराइट दोनों मशीनों के लाभ मिलने लगे। 1785 में कार्टराइट ने शक्ति से चलने वाले करघे का आविष्कार किया था और सन 1793 में एली व्हिटनी नाम के एक अमेरिकी ने कपास ओटने की मशीन का आविष्कार किया था। इस मशीन की मदद से उतने ही समय में हाथ की तुलना में 300 गुना ज़्यादा मात्रा में कपास ओट कर रुई तैयार की जा सकती थी। मतलब हाथ से काम करने की तुलना में इन मशीनों में से ज़्यादा क्या कहते हैं काम भी हो सकता था और समय की बचत होती थी। इस कारण से मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कार किया जाने लगा। अब देखिए दोस्तों, भाप से चलने वाला इंजन भी तैयार हुआ। इससे रेलवे में काफ़ी विकास शुरू हो गया। सन 1760 में इंग्लैंड ने लगभग 20 लाख किलोग्राम कपास का आयात किया और सन 1815 में 5 करोड़ किलोग्राम और सन 1840 में 25 करोड़ किलोग्राम कपास आयात की गई। कपास के आयात में इतनी ज़बरदस्त बढ़ोतरी संभव नहीं हुई होती यदि सन 1769 में जेम्स वाट की भाप इंजन का आविष्कार न करते। याद रखिएगा, भाप इंजन का आविष्कारक कौन है? जो जेम्स वाट है। और इस आविष्कार ने उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति कर दी थी क्योंकि इससे सुविधाएं बढ़ गई थी। एक जगह से दूसरी जगह माल को ले जाया जा सकता था आसानी से। अब देखिए दोस्तों, यातायात में भी काफ़ी सुधार हो चुका था। सन 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप से चलने वाले इंजन का विकास किया था। इस इंजन का प्रयोग खानों से बंदरगाह तक रेल मार्ग से कोयला ले जाने के लिए किया गया था। सन 1830 में पहली रेलगाड़ी यात्रियों तथा सामान को लेकर लिवरपूल से मैनचेस्टर आने लगी और इसी के साथ तीव्र विकास शुरू हो चुका था। लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में भारत में पहली रेल बिछाई गई थी। बॉम्बे टू ठाणे और कच्चे माल और कारखानों में बने माल को ढोने की ज़रूरत के कारण इंग्लैंड और दूसरे देशों में नहरें बनाई गई और सड़कों का विकास भी किया गया। पक्की सड़कें बनाने की प्रणाली मैकेडम ने निकाली थी और जलमार्गों से यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो अपेक्षाकृत काफ़ी सस्ता पड़ता था, इंग्लैंड ने नदियों और झीलों को नहरों से जोड़ना प्रारंभ कर दिया। इसी में एक थी जो नहर बनी थी सुएज नहर, उसको इसी कारणों की वजह से बनाया गया था। आगे देखिए, यातायात के साधनों में सुधार होने से मनुष्य, सामान और संदेश सबको लाने व ले जाने में बहुत आसानी हो गई थी। दोस्तों, अगर सब चीज़ में क्रांति होगी तो कृषि में क्रांति जरूर होगी, ये बात संभव है। तो देखिए, अब कृषि में भी कौन कौन सी क्रांति हुई उसको भी देखते हैं। खेती के नए औजार जैसे ज़मीन तोड़ने के लिए इस्पात का हल और हेंगी, बीज बोने एवं नाली खोदने की मशीन बनाई गई और कुदाली का स्थान घोड़े से खींची जाने वाली मशीन ने ले लिया था। फसल काटने और दौनी करने के लिए भी मशीनों का आविष्कार किया गया और किसान जमीन में पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में खाद का प्रयोग करने लगे और भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसलों को अदल बदल कर बोने लगे। इस पद्धति के अंतर्गत जमीन के किसी टुकड़े पर फसलें अदल बदल कर लगाई जाती थी, जैसे कि पहले गेहूं और जौ, फिर तिनपतिया
घास या मक्का, ज्वार, फिर गेहूँ। इससे जो उर्वरता है खेत की वो बनी रहती थी। फसल बदलना बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ क्योंकि भिन्न भिन्न फसलें भूमि से भिन्न भिन्न प्रकार की खुराक लेती हैं और इंग्लैंड के भूस्वामी भी अपने फार्मों का आकार बढ़ाने लगे और बाड़ा आंदोलन के फलस्वरूप पहले ही भूमि की चकबंदी हो चुकी थी। अब देखिए कि औद्योगिकरण के क्या परिणाम हुए, किस प्रकार का प्रभाव पड़ा वहाँ के जनजीवन पर। तो देखिए गांव से शहर को मतलब कि जो किस प्रकार से जो गांव थे उनका निर्माण जो है बाद में शहरों के रूप में विकसित होने लगा। औद्योगिक क्रांति से पहले संसार की अधिकांश जनता गांवों में रहती थी और कृषि पर निर्भर थी। औद्योगिकरण के विकास के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। शहर आर्थिक जीवन के केंद्र बन गए। जो नए शहर या कस्बे बसे वे राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र होने की अपेक्षा उद्योगों के केंद्र के रूप में अधिक महत्व रखते थे। अब देखिए आगे देखेंगे कि अब जनता बड़ी संख्या में शहरों में रहने लगी। इन शहरों में हजारों मनुष्य औद्योगिक कानों में काम करते थे। नगरों में अधिकांश जनसंख्या के एकत्र हो जाने के कारण मकान, स्वास्थ्य और सफाई की समस्याएं पैदा हो गई और इतनी ज़्यादा अगर लोग एक ही जगह बसेंगे तो वहाँ बीमारियों का भी शुरुआत होती है और इसीलिए इंग्लैंड में जो है प्लेग की बीमारी भी औद्योगिक क्रांति के समय ही शुरू होती है। इंग्लैंड में औद्योगिकरण की तेज गति के कारण जीवन की स्थितियों में गिरावट आई। शहर में गंदी बस्तियों की संख्या बढ़ोतरी हुई और औद्योगिक क्रांति के कारण विभिन्न देश और उनके लोग एक दूसरे के करीब आ गए। इन सब के बावजूद औद्योगिक क्रांति की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में जागरूकता पैदा हुई क्योंकि एक देश में होने वाले विकास को असर दूसरे देशों में भी होने लगा और दूसरे देशों में भी औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे शुरू होने लगी। अब देखिए औद्योगिक पूंजीवाद और प्रथम औद्योगिक मजदूर। तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो समाज व्यवस्था बनी उसको औद्योगिक पूंजीवाद कहा जाता है और इस समाज के मुख्य वर्ग थे पूंजीपति अर्थात उत्पादन के साधनों के मालिक और मजदूर जो मजदूरी लेकर काम करते थे। पूंजीपतियों के एक छोटे से तबके का न केवल बड़ी संख्या में उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन पर नियंत्रण हो गया बल्कि परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से ये लोग समूचे समाज के आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने लगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके पास पूंजी आ चुकी थी जिससे ये समाज में अपने हिसाब से परिवर्तन लाते रहते थे। आगे देखिए कुछ लोगों के हाथ में आर्थिक ताकत केंद्रित हो जाने के कारण समाज में अत्यधिक असमानता पैदा हो गई और पूंजीपतियों और बाकी आबादी के बीच गहरी खाई पैदा हो गई। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। इससे क्या कहते हैं समाज में बहुत ज़्यादा भिन्नता पैदा हो गई और जो बीच में जो गैप था दोनों गरीब और अमीर के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। आगे देखिए औद्योगिक क्रांति ने बड़ी संख्या में ऐसे मजदूरों को जन्म दिया जिनके पास ना तो अपनी ज़मीन थी ना काम करने के लिए अपने औजार थे। ये लोग पूरी तरह मालिक पर निर्भर थे। मालिक की तरफ से जो मजदूरी मिलती थी उनको यह स्वीकार करनी पड़ती थी और इसका कारण यह था कि रोजगार की तुलना में मजदूरों की संख्या प्रायः अधिक रहती थी और यह तक कि खानों में स्त्रियों और बच्चों को काम पर लगाया जाता था क्योंकि वे कम मजदूरी पर उपलब्ध हो जाते थे। आगे देखिए अक्सर इन लोगों को लगातार 15 से 18 घंटे काम करना पड़ता था और इसके बीच में कोई अवकाश भी हमें नहीं मिलता था। इसीलिए बाद में धीरे धीरे जब एक क्रांति हुई, जन आंदोलन हुआ तो तब जाके संडे को जो है छुट्टी का प्रावधान रखा गया था। हफ्ते में एक बार छुट्टी का मतलब जरूरी नहीं संडे को ही। यदि कोई मालिक किसी कारण किसी मजदूर से नाखुश हो जाए तो वह उसे चाहे तो नौकरी से अलग कर सकता था। मजदूर के सामने और कोई चारा न था, उसे मालिक की शर्तें माननी पड़ती थी, नहीं तो बेरोजगार होकर उसे घर पर बैठना पड़ता था। यदि काम करते समय भी किसी दुर्घटना में चोट लग जाती थी तो मालिक उसे किसी प्रकार की सहायता नहीं देता था। और आगे देखिए कि मजदूरों के पास ऐसे समय में जीवन निर्वाह के लिए कोई साधन नहीं होते थे। अब देखिए कि उद्योगों में काम करने की दशा सुधारने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए गए, क्योंकि ये जब उद्योग स्थापित हुए तो ये जो समस्याएं थी ये उसके बाद से उभरना शुरू हुई थी। तो इंग्लैंड में पहला कारखाना कानून सन 1802 में पारित हुआ। इसके अंतर्गत बालकों के लिए काम करने का अधिकतम समय 12 घंटे प्रतिदिन निश्चित किया गया था। सन 1819 के कानून के अंतर्गत 9 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों में काम करने पर रोक लगा दिया गया। कुछ समय बाद अन्य कानून पारित हुए जिसके अंतर्गत खानों में स्त्रियों और बालकों को काम करने पर नियंत्रण लगाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इंग्लैंड में उद्योगों से काम करने वाले मजदूरों को वोट देने का अधिकार
नहीं था। इंग्लैंड में उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इससे उनकी स्थिति और बदतर हो गई, लेकिन बाद में उनको वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है। 19वीं शताब्दी के चौथे और 5वें दशकों के दौरान मजदूरों को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए एक महान जन आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे चार्टिस्ट आंदोलन कहा जाता है। और सन 1867, 82, 18 और 1867, 1882, 1918 और 1929 के कानूनों के अंतर्गत इंग्लैंड के सभी नागरिकों का मताधिकार मिल गया था। और लास्ट पॉइंट, इंग्लैंड के मजदूरों को मजदूर संघ बनाने का ही नहीं अपितु अपनी मांगें मनवाने के लिए भी मालिकों को हड़ताल द्वारा विवश करने का भी अधिकार मिल गया था। देखिए किस तरह से हमने आज पढ़ा कि औद्योगिक क्रांति ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया, वहाँ की सामाजिक और आर्थिक प्रशासनिक नहीं कह सकते, आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव ला दिए। गाँवों को शहरों में बदलने का काम भी औद्योगिक क्रांति से हुआ था। औद्योगिक क्रांति जितनी अच्छी थी उसमें कुछ बुराई भी थी, क्योंकि पूंजीपति वर्ग एक बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका था। बहुत ज़्यादा पैसा के कारण वो अपनी मनमाने ढंग से चलाता था। इस कारण से जो जन आंदोलन हुए उसमें मज़दूरों को फिर जाके क्या कहते हैं उनका अधिकार दिया गया, जिससे वो इन पूंजीपतियों के मनमाने ढंग को रोक सकें। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।